अध्याय 8 का नाम है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। चलो, लास्ट क्लास तक कोई दिक्कत है क्या? पढ़ा वो समझ में आ गया? ठीक है, घर पे जाके पढ़ते हो कि पढ़ते हो? पढ़ते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हो तो बाद में जीवन आपको पढ़काएगा, ये ध्यान रखना। अभी अगर पढ़ते हो तो भविष्य में आगे जाओगे। अगला टॉपिक है अध्याय 8 शिक्षा और स्वास्थ्य। सुनना ध्यान से। इस अध्याय के अंदर अपन जो भी बात करेंगे वह सारी की सारी बात किससे संबंधित होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य से। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर जानोगे। आप लोग उन योजनाओं के बारे में पढ़ोगे जो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए अपन के राजस्थान के अंदर संचालित है। जैसे मैं अगर आपको बेसिक बात करूँ ना, स्टार्टिंग के अंदर शिक्षा क्या होती थी, क्या नहीं होती थी। देखो, अपन के भारत में एक रियासत होती थी, उस रियासत का नाम था वडोदरा। क्या नाम था? वडोदरा। ये रियासत थी। इस रियासत के अंदर ये एकमात्र रियासत थी जहां पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। किस शिक्षा का? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। ये मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजों के टाइम की। उस समय निःशुल्क शिक्षा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, और ऐसा होता नहीं था कि कोई भी निःशुल्क शिक्षा की बात कर ले। आज के समय में आप लोगों को लगता होगा शिक्षा क्या फ्री में मिल जाती है, सरकारी जो स्कूल हैं बहुत सारी है। लेकिन आप सोचो 1800 का एंड 1900 का 1800 का एंड और 1900 के स्टार्टिंग में 1912 के आसपास निःशुल्क शिक्षा की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। और उसमें ये एक रियासत थी वडोदरा जो आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती थी। बाद में आगे जाकर गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह इन सब नेताओं ने अंग्रेजों से मुलाकात की और अंग्रेजों को बोला कि जो वडोदरा वाला फॉर्मूला है वह आप पूरे भारत पर लागू करो, ऐसा जाकर बोला। अब मुझे बताओ, अंग्रेज भारत में कल्याण के लिए आए थे कि भारत को लूटने आए थे? भारत को लूटने आए थे, कल्याण के लिए तो आए नहीं थे। तो उन्होंने अपना पहला, आपने पढ़ा होगा, व्यापारिक कारखाना सूरत में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का जो मुगल सम्राट था उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। और उस समय उनके दो प्रतिनिधि भारत आए थे, एक तो था कैप्टन हॉकिंस और दूसरा नाम था सर टॉमस रो। पढ़ा ये? हाँ, ये भारत आए थे और भारत आए थे जहांगीर से मिले। किससे मिले? जहांगीर से। एक तो मिला था मैगजीन के किले में और एक मिला था आगरा के किले में। आगरा के किले में गया था कैप्टन हॉकिंस और मैगजीन का किला अजमेर में, वहां पर गया था सर टॉमस रो। और उन्होंने जहांगीर के सामने जाकर बोला कि हम लोग अंग्रेज हैं और हमको भारत में व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए हमको अनुमति चाहिए। जहांगीर ने उनको अनुमति प्रदान की और 1608 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो अंग्रेज भारत को सबसे पहले व्यापार करने की दृष्टि से आए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो रियासतें थी, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनकी जो नीति थी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की थी। पड़ोसी आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न इस फूट का फायदा उठाया जाए, और धीरे धीरे जो व्यापार करने आए थे उन्होंने भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक शासन की स्थापना कर ली और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये जब अंग्रेज के सामने गोपाल कृष्ण गोखले गए और बोला कि हमको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान पूरे भारत के अंदर लागू करना है, और अंग्रेजों को लगा अगर भारतीय पढ़ गए तो हमको लात मार के बाहर निकाल देंगे, तो उनको पढ़ाना तो है नहीं। तो इन्होंने डिले किया और डिले किया। फिर महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी एक योजना लेकर आए थे, वृद्धा योजना। कौन सी योजना? वृद्धा। ये वृद्धा योजना महात्मा गांधी लेकर आए और इस योजना के अंदर भी निःशुल्क शिक्षा की बात की। देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया उसके बाद एक आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, तो संविधान में आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़े होंगे। पढ़ा है क्या डीपीएसपी? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व नहीं पढ़ा? हाँ, तो वही तो है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नीति
निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं? जनता के लिए कि सरकार के लिए? सरकार के लिए। तो इस नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के लिए एक लाइन लिखी कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। ये बात लिख ली। कहां पर लिख ली? डीपीएसबी में, नीति निर्देशक तत्वों में बात लिख ली। अब मुझे बताओ, अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं होगा तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यायालय में वाद योग्य है कि नहीं है? नहीं है। अगर मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते हो। मतलब मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य है, जबकि डीपीएसबी वाद योग्य नहीं है। तो ये बात लिख के छोड़ दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवानी है। अब देश आजाद हुआ था, उस समय देश की तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, और उस समय अगर कोई बोले कि फ्री में पढ़ाना तो संभव था क्या? नहीं था, क्योंकि देश आजाद हुआ ही था। अंग्रेजों ने बहुत लूटा भारत को। तो सोने की चिड़िया, मरती मरती चिड़िया छोड़ के चले गए, जो सोने की चिड़िया थी। तो उस समय ये बात लागू करना संभव नहीं था। आगे अपन धीरे धीरे बढ़े, जैसे जैसे अपन बढ़े तो एक संविधान संशोधन अपन ने किया। एक अपन ने संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002 किया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 किया। और इस 86वें संविधान संशोधन 2002 ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत अपन ने 2 पॉइंट ऐड किए। कितने पॉइंट ऐड किए? 2 पॉइंट। एक तो अपन ने ऐड किया मूल अधिकार में, एक अपन ने ऐड किया मूल अधिकार में, और एक अपन ने ऐड किया मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में जो मूल अधिकार में पॉइंट ऐड किया वह किया अपन ने 21A, और जो मूल कर्तव्य में अपन ऐड किया वह किया अपन ने 51A। ये संविधान के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना? 21 से क्या बोलता है मूल अधिकार? मूल अधिकार 21 से बोलता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य, ये बोला आपके मूल अधिकार में। और 51A के अंदर क्या बोला? 51A के अंदर बोला कि सरकार और माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। बात समझ में आई यहां तक? कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। मतलब 86वें संविधान संशोधन के तहत आपको अधिकार भी दिया और आपका कर्तव्य भी दिया। अब अधिकार और कर्तव्य कैसे होगा, एक साथ सुनो। जब मैं छोटा बच्चा था 6 से 14 वर्ष तक का, तब मेरा अधिकार था कि मुझे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। उस समय मेरा क्या था? अधिकार। तो मैंने किसका फायदा लिया? 21A का। आज मैं बड़ा हुआ, अगर मैं पिता बना तो मेरा यह कर्तव्य हो जाएगा कि मेरा जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक का, उसको क्या मिले? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। उस समय मुझ पे कौन सा लागू होगा? 51। समझ में आ गई? तो ये 86वां संविधान संशोधन ने ही इस पूरे भारत में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की। बात समझ में आ गई? उससे पहले भारत में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। अब आपको मूल अधिकार दे दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब मुझे मूल अधिकार था, और मुझे मूल अधिकार अगर हनन होगा तो मैं कहां जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार ने इस मूल अधिकार के लिए एक बाद में कानून लेकर आए, और वह कानून लेकर आए आरटी। कौन सा कानून लेकर आए? आरटी 2009। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक कानून लेकर आए, और यह कानून पारित हुआ 1 अप्रैल 2010 को। कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसके तहत क्या बोला? इसके तहत ये बोला कि अपन 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है निःशुल्क और अनिवार्य का मतलब क्या है? निःशुल्क का मतलब है पैसा नहीं लगेगा। अनिवार्य का मतलब है कि कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी जाति का हो, किसके पास कितना पैसा हो नहीं हो, कोई किसी भी स्थिति के अंदर रहता हो, उसको अनिवार्य शिक्षा देना है, ये मतलब है अनिवार्य का। बात समझ में आ गई? तो ये अपन ने आरटी एक्ट लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो, आपको पेपर में सवाल पूछेगा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 86वां। कब हुआ? 2002। ठीक है, शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के रूप में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2002। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक है। चलिए अगला, अगर आपको सवाल पूछे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, 2009, लेकिन कब प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 2010। बात समझ में आ गई। पूरे भारत में सबसे पहली वह रियासत कौन थी जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देती थी, वडोदरा। वडोदरा के बाद महात्मा गांधी की कौन सी योजना आई, वृद्धा। अब यहां पर आपको ये अधिनियम पारित कर दिया। अधिनियम किसने पारित किया, संसद ने। संसद ने पारित किया कि भारत के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब देखो कैसे दी जाती है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अगर मैं बात करूं कि भारत में सरकारी विद्यालय है ना, भारत में क्या है, सरकारी विद्यालय। अगर आप सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ोगे तो सरकारी विद्यालयों के अंदर तो वैसे भी फीस लगती है क्या, नहीं लगती, नहीं लगती ना। तो सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ना वैसे भी फ्री हो गया, पहली बात। तो इस तरह से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कमजोर वर्ग के हैं। कमजोर वर्ग मतलब जिनके माता पिता की आयु 2.5 लाख रुपए से कम है। तो सरकार ने बोला कि हम लोग प्राइवेट विद्यालयों के अंदर 25% सीटें आरक्षित करेंगे। कितनी, 25%। 25% सीटें आरक्षित करेंगे। कहां पर, कहां पर, निजी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालय तो सारे के सारे फ्री है। प्राइवेट विद्यालयों के अंदर कितनी परसेंट सीट आरक्षित की, 25%। ये 25% सीटें किसके लिए, जो बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग के हैं, मतलब जिनके माता पिता की आयु कितने से कम है, 2.5 लाख रुपए से। ये ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए। अब चलती थी एजुकेशन पॉलिसियां। हमारे भारत के अंदर एजुकेशन पॉलिसी बहुत पुरानी थी। सरकार को लगा कि एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने का समय आ गया। एजुकेशन पॉलिसी अपन ने एक नई लेकर आए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोला अपन ने इसको। क्या बोला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपन लेकर आए कब, 2020 में। कब लेकर आए, 2020। अब आपको क्या लगता है कि नीति ऐसे बन जाती है, नहीं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। तो इस नीति को बनाने के लिए एक समिति बनाई, और उस समिति के जो अध्यक्ष बने, उन अध्यक्ष का नाम था के कस्तूरी रंगन। क्या नाम था, के कस्तूरी रंगन। ये व्यक्ति कौन है, के कस्तूरी रंगन। ये के कस्तूरी रंगन इसरो का वैज्ञानिक था। कौन था, इसरो के वैज्ञानिक। इसरो के वैज्ञानिक को इस समिति का क्या बनाया, अध्यक्ष। आपको पेपर में सीधा सवाल पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, के कस्तूरी रंगन। बात समझ में आ गई। इस के कस्तूरी रंगन को अध्यक्ष बना दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, और इसने क्या किया, एक शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपा। अब देखो उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है। उसमें से एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी बात महत्वपूर्ण है, इस नीति के अंदर यह बोला गया कि पहले हमारे भारत में 10+2 का सिस्टम हुआ करता था, उसको अपन ने चेंज कर दिया 5+3+3+4 में। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्री के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, मेन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। पेपर में क्या पूछेगा कि 10+2 का सिस्टम किसमें चेंज कर दिया, 5+3+3+4। अब ये मामला क्या है, 10+2 12, 10+2 कितने हो गए, 12। आप पहले वाले सिस्टम में क्या करते थे, जो विद्यालय में प्रवेश की उम्र है ना, वो होती थी 6 साल। क्या होती थी, 6 साल। तो सुनो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। अब जब 6 से 7 होगी तब कौन सी क्लास, पहली। 7 से 8 तक दूसरी, 8 से 9 तक तीसरी, 9 से 10 तक चौथी, 10 से 11 तक पांचवी, यहां पर छठी, यहां पर 7वीं, यहां पर 8वीं। तो आपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली, कर ली। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में इस सिस्टम में आप लोग विद्यालय में प्रवेश होते थे 6 वर्ष में, और विद्यालय से बाहर निकलते थे 14 वर्ष में। कितनी कक्षाएं पार की, 1 से लेकर 8। आप ये तो समझते हो, प्रारंभिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक समझते हो। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब होता है 1 से 8। प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8। ठीक है। माध्यमिक 9, 10, उच्च माध्यमिक 11, 12। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो सरकार ने जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया है ना, वह आपको यहाँ तक दिया है। कहाँ तक दिया है? 8वीं तक, कि 8वीं तक हम लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे और अनिवार्य पढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश कब किया? 6 साल की उम्र में, और विद्यालय से निकले कब? 14 साल की उम्र में। अब देखो इसको जोड़ो, कितना हुआ? 15। कितना हो गया? 15। और ये कितना था? 12। 3 साल कम हुए कि बढ़े? बढ़े। ये 3 साल कहां बढ़े? हाँ, नर्सरी, केजी, यूकेजी, मतलब पहले अपन विद्यालय में प्रवेश करते थे 6 साल में, अब विद्यालय में प्रवेश करेंगे 3 साल में। तो 3 साल में विद्यालय में प्रवेश करोगे ना, तो देखो 3, 4, 5, ठीक है। इन 3 सालों के अंदर आपको बाल वाटिका के अंदर भेजा जाएगा। बाल वाटिका, या जिसको आप लोग बोलते हो आजकल आंगनवाड़ी बोलते हो ना, आंगनवाड़ी। बाकी वाला सिस्टम वो का वो है ना। 6 से 7 में पहली, तो अब 14 तक आओगे तब कितनी क्लास कर लोगे? 8वीं। समझ में आई? तो अब नया सिस्टम कौन सा है? 5+3+3+4। ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में आया? 2020 में। समझ में आई बात? जहां तक मैंने अभी तक समझाया, अभी तक मैंने क्या, देखो क्या बेसिक बताइए अभी तक बातें। देखो बेसिक बातें क्या बताई मैंने? पहले ये बोला कि भारत में एक रियासत होती थी जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देती थी। उस रियासत का नाम था वडोदरा। वडोदरा के अपन आगे बढ़े तो अपन ने बात की कि महात्मा गांधी ने एक योजना बनाई थी निःशुल्क शिक्षा के लिए। उसकी योजना का नाम था वर्ता, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर बोल रखा है कि अपन को क्या देनी है? निःशुल्क शिक्षा देनी है। इसी अनुपालना में अपन क्या लेकर आए? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2 पॉइंट जोड़े गए। एक तो जोड़ा गया मूल अधिकार और एक जोड़ा गया मूल कर्तव्य। मूल अधिकार जोड़ा गया 21A में, और 21A में क्या लिखा? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारा अधिकार है, ठीक है। मूल कर्तव्य के अंदर लिखा कि सरकार का और माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए, ठीक है। ये इस संविधान संशोधन हो गया, 2 पॉइंट जोड़ दिए। मूल अधिकारों के लिए हमने एक अधिनियम लेकर आए, आरटी अधिनियम 2009। इसको लागू कब किया? 1 अप्रैल 2010 इस तारीख को लागू किया, और हमने बोला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। एजुकेशन पॉलिसी किसकी अध्यक्षता में लेकर आए? के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन कौन है? इसरो के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। पहले सिस्टम कौन सा चलता था? 10+2। इस 10+2 को किसमें चेंज किया? 5+3+3+4, ठीक है। 10+2 में टोटल कितने साल होते थे? 12। विद्यालय में प्रवेश की उम्र क्या होती थी? 6 वर्ष, और विद्यालय से आउट होने की उम्र 18 वर्ष। यहां पर विद्यालय में प्रवेश की उम्र कितनी होती है? 3 वर्ष, और विद्यालय से आउट होने की उम्र 14 वर्ष। बात समझ में आ गई? ये है आपके मेन जो शिक्षा के बारे में, ठीक है। पहले आपको पता होगा जब आप लोग विद्यालय में गए होंगे स्टार्टिंग में, तो आप लोग 6 साल में विद्यालय में जाते थे। मैं भी गया तब 6 साल में गया। आजकल के बच्चे 2.5 साल के होते ही नहीं, उनको बस्ता पकड़ा देते हैं। और आप लोग देखो बहुत सारे किंडरगार्टन खुल रखे हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, प्ले स्कूल बोलते हैं जिसको, है ना। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पर आप जाओगे ना तो बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है। जैसे मेरी भी एक भांजी है, तो वो भी 3 साल की है, उसको भी विद्यालय में डाला। तो एक दिन मुझे बोला कि विद्यालय से लेके आना, तो मैं विद्यालय के अंदर गया, तो वो उनको पढ़ाते थोड़ी है। उनको क्या कर रहे थे? एक बर्तन में चावल दे दिए, ठीक है। उसको बोला इस चावल को चम्मच से दूसरे बर्तन में डालने, और लगभग बर्तन भर के चावल थे। वो चावल धीरे 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 वहाँ डाल रही, उसके 2 घंटे पूरे हो गए और चावल अभी तक बाकी थे। मेरे को बोले कि चावल पूरे करके फिर चलूंगी, क्योंकि उनको 2 घंटे का होता है लेक्चर, पूरा पीरियड। वो 2 घंटे उनको यही काम करवाते हैं, या कोई काम नहीं होता है तो कोई कॉपी दे देते हैं, बोलते हैं इसके अंदर रंग भरना है, वो बैठे बैठे रंग भरते रहते हैं। ये होती है प्ले स्कूल है, जिसके अंदर बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, ठीक है। या फिर बच्चों के साथ जो अन्य छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं। तो एक तरह से जो ये 3 साल का गैप है ना, ये बाल वाटिका वाला, इसको क्यों शुरू किया? क्योंकि देखो 6 साल में आते आते बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, और 6 साल में अगर आप उसको स्कूल लेकर जाओगे ना, बच्चे जाते नहीं है, जिद करते हैं कि स्कूल नहीं जाना।
नहीं तो 3 साल के अंदर क्या होता है, बच्चा इतना समझदार होता नहीं है, आप उसको 3 साल से लेकर 6 साल तक स्कूल में बैठना सिखाते हो। इस वजह से अपन ने शुरू की बाल वाटिका या आंगनबाड़ी, ये नया सिस्टम लागू किया। अब ये आपके एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरीरंगन। बात समझ में आ गई इतनी? एक बार मैं लिखवाता हूँ, फिर अगर समझ में नहीं आए तो वापस एक बार समझाऊंगा। ये भाई पीपीटी लगानी थी। अरे भाई आधा घंटा हो गया, क्लास लेने देगा या बंद करूँ मैं? चलो आप लिखो। हेडिंग डालो शिक्षा और स्वास्थ्य। लिखो उसमें आजादी से पूर्व, हेडिंग डाल दो शिक्षा और स्वास्थ्य। आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व वडोदरा एकमात्र ऐसी रियासत थी, आजादी से पूर्व वडोदरा एकमात्र ऐसी रियासत थी वडोदरा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। जहां निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। जहां निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। कहाँ पीपीटी कहाँ है? पीपीटी चलो अगला पॉइंट लिखूं। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों में भी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला लिखिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार
86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार लिखिए, दो संशोधन किए गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार दो संशोधन किए गए। पहला संशोधन लिखो आप, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, इसमें एक लाइन लिखिए, अनुच्छेद 21A, इसमें लिखिए, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। दूसरा लिखो, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A, इसमें लिखिए, इसके तहत यह जोड़ा गया कि, इसके तहत ये जोड़ा गया कि इसके तहत यह जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता और सरकार का यह कर्तव्य है कि, प्रत्येक माता पिता और सरकार का यह कर्तव्य है कि, प्रत्येक माता पिता और सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता और सरकार का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आया। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये आपको है ना कैलाश जी ने भी बताया होगा, जब संविधान पढ़ा रहे होंगे तब बोला होगा कि ये दो संविधान संशोधन हुए एक साथ। 86वें के तहत एक तो 21A जोड़ा गया और एक 51A जोड़ा गया। 51A में तो मौलिक कर्तव्य है और 21A में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अब 86वें संविधान संशोधन की अनुपालना में अपन एक अधिनियम लेकर आए और उस अधिनियम का नाम क्या है? RT। समझ में आ रही बात? अब मौलिक अधिकार दे दिया ना आपको, तो मौलिक अधिकार को लागू करना पड़ेगा। तो लागू करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? एक कानून। लिखो, 86वें संविधान संशोधन की अनुपालना में, 86वें संविधान संशोधन की अनुपालना में, 86वें संविधान संशोधन की अनुपालना में, 86वें संविधान संशोधन की अनुपालना में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन की अनुपालना में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये RT की फुल फॉर्म है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। 2009 लाया गया 2009 लाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। समझ में आ गई बात। अब अपन लेकर आ गए एक कानून, कानून जो प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसमें एक लाइन और लिखना, आरटी 2009 के तहत, आरटी 2009 के तहत, आरटी 2009 के तहत, आरटी 2009 के तहत 25% सीटें, 25% सीटें, आरटी 2009 के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों हेतु आरक्षित रखी गई, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों हेतु आरक्षित रखी गई। ब्रैकेट में लिख लो, आय सीमा 2.5 लाख रुपए। आर्थिक रूप से कमजोर किसको बोलोगे? जिसकी आय सीमा क्या है? 2.5 लाख रुपए। उसके लिए निजी विद्यालयों में भी कितने % सीटें? 25% सीटें। तो 25% सीट अपन ने आरक्षित रख ली। अब एक बात मुझे बताओ कि प्राइवेट विद्यालय के अंदर 25% सीटों पर एडमिशन वो होंगे जो आरटी के तहत होंगे। बात समझ में आ गई? इन 25% सीटों पर पेमेंट कौन करेगा? विद्यालय को सरकार करेगी, फोकट में नहीं है। जैसे मैं अपना एक विद्यालय चलाता हूं, मेरे विद्यालय के अंदर कुल सीटें मैं मानता हूं कि 200 है, ठीक है? तो 200 का 25% कितना हो गया? 50। तो 50 सीटों पर एडमिशन होंगे आरटी के तहत और 150 सीटों पर एडमिशन होंगे अपने आप, ठीक है? तो जो 50 सीटें है ना, इन 50 सीटों पर जो पेमेंट है वो पेमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी, ठीक है? तो 50 सीटों पर पेमेंट कौन करेगी? सरकार, ठीक है? ये आरटी 2009 है, ठीक है? अगली हेडिंग डालो आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। लिखो आप इसमें, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए, मसौदा, मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया, मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया, मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में हुआ? के कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जो समिति क्या करेगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करेगी। ठीक है? लिखो, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान,
हेडिंग डाल दो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान। पहला लिखो, 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 में परिवर्तित किया गया। 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 में परिवर्तित किया गया। 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 में परिवर्तित किया गया। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। 5+3+3+4 में परिवर्तित किया गया। देखो सुनो, ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला, ये है 10+2। यहां पर बच्चा विद्यालय में प्रवेश होगा, उम्र कितनी है? 6 वर्ष। उम्र 6 वर्ष में प्रवेश किया यहां पर, और यहां तक उम्र 16 तक कक्षा कितनी पास करेगा? कक्षा 10 तक पास करेगा। कितने तक पास करेगा? 6 से 16 अभी बताया मैंने। 1 सेकेंड, 6 से 14 नहीं, देखो 10+2 है ना, तो ये 10 कक्षा है, ठीक है। सुनो इस तरह से, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये मैंने क्या ली है? उम्र। जब 6 से 7 तक आएगा तो पहली कक्षा, 7 तक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है। 10+2 है, मतलब 6 से 16 तक, तो 6 से 14 तक तो हो गई 8, ये हो गई 10वीं, तो उम्र 16 तक हो गई 10वीं। और जब उम्र 18 तक आएगी तभी कक्षा कितनी पास करेगा? 12। समझ में आ गई बात? ये तो 10+2, ठीक है। अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला है 5+3+3+4। देखो ये यहां तक तो सेम ही है, ये फर्क इतना है, ये कितने साल का है? 3 साल का, ठीक है। 3 साल में, और ये 3 साल जो सिस्टम है, ये वाला कहलाता है बाल वाटिका या आंगनवाड़ी, ठीक है। अब 5 में से 3 साल चले गए, पीछे कितने रहे? 2 साल। पीछे रहे 2 साल, तो ये 2 साल, ये लो, ये 2 साल। तो 3 साल की उम्र में विद्यालय में गया, 5 साल, तो 3 से 4, 4 से कितने साल? 5 होंगे। देखो 3 साल के विद्यालय में गया, 8, ये 1, 2, 3, 4, 5, कितने साल तक हो गया? 8। ये हो गई कक्षा, उम्र कितनी हो गई? उम्र 8 हो गई। 3 साल यहां निकाल दिए, 2 साल कक्षा पहली और 5 साल हो गए। फिर 3 साल बाकी है, आगे कौन सा है? 3, तो ये 3 यहां पे, 3, 8 हो गए, 9, 10, 11, 1, 2, 3, उम्र कितना हो गया?
11 साल का। कक्षा कितनी हो गई? तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 हो गए। अब वापस 3, तो 11 यहां पे हो गई। 1 2 3, उम्र कितने हो गए? 14। तो ये 14, आप ये मान लो 14। ठीक है, कक्षा 6 7 8, फिर कितने हैं? 4। 14 से 18, ये 18। कक्षा 8 हो गई थी, 9 10 11 12। बात समझ आ गई? ये इस तरह से तोड़ा है इस पूरे सिस्टम। इसको अपन ने नाम दिया 5 + 3 + 3 + 4। उम्र यहां पे लिखी है और कक्षाएं मैंने यहां पर लिखी है। फर्क क्या दिया? फर्क इतना ही दिया कि यहां पर अपन 6 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे थे, ये 6 साल तो इसके बराबर है, 3 साल का ही फर्क है। 3 साल किसमें दे दिए? बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में। दिमाग में कुछ बैठी? ठीक है, इस डायग्राम को ना आपको अपनी कॉपी के अंदर बना लो, ताकि आप लोगों को बाद में जब पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये मेंस के अंदर सवाल आ रखा है, सिर्फ इतना दिया हुआ था 5 + 3 + 3 + 4 बस, और उसके ऊपर आपको कमेंट करना था। ये मेंस के अंदर लिखना था आपको उसके बारे में। जो कॉर्नर पे मैंने लिखा है ना, ये उम्र है। 3 साल की उम्र में प्रवेश हुआ, यहां पर 6 साल की उम्र में प्रवेश हुआ। बात समझ में आई? मैडम डायग्राम गलत बना दिया आपने। मैंने कैसे बनाया देखो, आप कैसे बना रहे हो। नीचे से मैंने फर्क रखा है, नीचे से फर्क अवश्य रखना, क्योंकि ये 3 साल का गैप है। आप अगर दोनों को बराबर कर दोगे ना, तो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। इसका मतलब ये हुआ। फाइव प्लस 3 + 3 + 4 समझ में आया क्या? दिमाग में बैठ गया सबके? मतलब उम्र के अनुसार अपन क्या कर रहे हैं, विद्यालय के अंदर प्रवेश दिलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसमें।
86वां संविधान संशोधन समझ में आ गया, ठीक। आरटी अधिनियम समझ में आ गया। निजी विद्यालयों में कितने % सीटें आरक्षित है? 25%, ठीक है। तो एक मूवी है हिंदी मीडियम, नाम सुना है? हिंदी मीडियम। अगर आपको है ना आरटी के बारे में समझना हो ना तो हिंदी मीडियम मूवी देखना। हिंदी मीडियम के अंदर क्या होता है कि एक कपल है, इरफान खान और उसकी वाइफ, तो वो है ना अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं, उस शहर की बहुत बड़ी स्कूल है, तो वो वहाँ पर जाते हैं। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है इरफान खान के पास। वो वहाँ जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन मैडम बोलती है कि वो सीटें फुल हो गई है, तो कुछ भी करके मुझे एडमिशन लेना है। तो कि एक आरटी के तहत एक सीट खाली पड़ी है, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन के तहत, लेकिन उसके तहत आपको गरीब होना पड़ेगा और आप तो पैसे वाले हो। तो उस आरटी की एक सीट पर एडमिशन लेने के लिए वो इरफान खान गरीब बन जाता है और गरीबों के तरह रहता है, गरीबों जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, ताकि मेरे बच्चे को उस आरटी के तहत उस विद्यालय में एडमिशन मिल जाए। तो ये आरटी के तहत एक मूवी बनी हुई है हिंदी मीडियम, बहुत चली थी उस टाइम जब आई थी, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब मैं कुछ योजनाओं की बात करता हूँ सीधी सीधी, जो आपके शिक्षा से संबंधित है, सुनना। पहली कौन सी है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। यहाँ पर देखो, इस तरफ समझ देखने में कुछ नहीं है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, अगर आप लोग सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ रखे हो तो आपको पता होगा कि 1 से 8 तक के जो बालक हैं और बालिकाएं हैं, उनको विद्यालय में निःशुल्क किताबें मिलती है ना। तो ये एक योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। अगर आपने उस किताब के पीछे देखा हो तो एक नाम लिखा होता है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल लिखा होता ना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा विद्यालय के 1 से 8 सरकारी विद्यालय, प्राइवेट नहीं, सरकारी विद्यालय के 1 से 8 तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती है। अगर लड़की है और SC और ST के हैं तो उनको फिर 9 से 12 तक भी अपन क्या करेंगे? किताबों का वितरण करेंगे। ये पहली योजना है। इस योजना का नाम है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। बात समझ में आ गई? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? 1 से 8 तक, ठीक है। लड़कियां हैं SC और ST की है तो 9 से 12 तक। और कौन सा मंडल है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। बात समझ में आ गई क्या? चलो, ऐसी कैसी एक योजना और अभी शुरू की, उस योजना का नाम है राजस्थान निःशुल्क फैब्रिक वितरण योजना। क्या लिखा है? फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। आप लोग जब सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ते हो तो आपकी एक वेशभूषा होती है, आपका एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है। अब ड्रेस कोड के सिमाने के लिए पैसे लगते हैं, कपड़े के लिए भी पैसे लगते हैं। तो सरकार ने बोला हम लोग जो सरकारी विद्यालयों के अंदर 1 से 8 तक बालक पढ़ रहे हैं उनको हम लोग फ्री में कपड़ा दे देंगे। तो कि कपड़ा दोगे तो सिलाई कौन देगा? तो कि हम लोग 200 रुपए आपको सिलाई के भी दे देंगे और ये 200 रुपए डीबीटी होंगे। क्या होंगे? डीबीटी। बताओ डीबीटी की फुल फॉर्म? हाँ, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? डीबीटी सलाहकार समिति के मुख्य सचिव। बताओ आप राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मन राजस्थान फाउंडेशन तक राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। 86वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष हुआ? 2002। कौन से पॉइंट जोड़े गए 86वें संविधान संशोधन के तहत? हाँ, और 51। 21 एक कर्तव्य है कि अधिकार है? अधिकार। 51 एक कर्तव्य है कि अधिकार है? कर्तव्य, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये फैब्रिक वितरण योजना के तहत क्या मिलेगा? आपको कपड़ा मिलेगा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को, ठीक है। और कपड़ा सिलाई के लिए क्या होगा? 200 रुपए सीधे के सीधे खाते में ट्रांसफर। तो इस योजना का नाम है फैब्रिक वितरण योजना। बात समझ में आ गई? चलो, अब आप लोग सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ रहे, आपने कभी SMC और SDMC सुना है? SMC, SDMC कभी नाम सुना? ये नहीं सुना? चलो सुनो, क्या होता है। अपन जब विद्यालय के अंदर पढ़ता है ना, सरकारी विद्यालयों के अंदर, तो सरकार सिर्फ विद्यालय खोल सकती है और जो टीचर है उनको तनख्वाह दे सकती है। सरकार के पास इतना पैसा है क्या कि वो प्रत्येक विद्यालय के अंदर
भवन बना ले, खेलकूद के हॉल बना ले, सामग्री दे दे, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड लगा ले, एसियाँ लगा ले, पंखे लगा ले, कलर करा ले, लाइब्रेरी बना ले। इतने विद्यालय चल रहे हैं, किन किन में आप ये फैसिलिटी करोगे? संभव नहीं है। संभव है क्या? नहीं। तो उन विद्यालयों के अंदर क्या होता है, सरकारी विद्यालयों के अंदर एक समितियां बनती है, उस समिति का नाम है SMC, SDMC, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट काउंसिल। ये 1 से 8 तक बनेगी, 1 से 8 तक। ये बनेगी 9 से 12 तक। बात समझ में आ गई? इन समितियों का काम क्या होता है? इन समितियों का काम होता है विद्यालय का संचालन करना। इसके अंदर अभिभावक भी होते हैं, इसके अंदर टीचर्स भी होते हैं, ये सब मिलकर उस विद्यालय का संचालन करते हैं। अब आप लोग है ना, काफी बार देखते हो कि आप अगर सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़े हुए हो, वार्षिकोत्सव होता होगा, है ना। वार्षिकोत्सव के अंदर कोई ना कोई उस गांव का बड़ा मुखिया, उद्योगपति या चलते हुए आदमी को है ना अपन स्टेज पे बुलाते हैं। बुलाते हैं ना? बुलाते हो कि नहीं बुलाते? बुलाते हो, ठीक है। माइक से आवाज आती है कि फलान चंद स्टेज पर अपना पदभार ग्रहण करें। वो चढ़ते हुए आते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रधानाचार्य इनको साफा पहनाकर इनका मान सम्मान करेंगे। वो साफा पहनाया, फिर माल्यार्पण करेंगे। अब मुझे बताओ, माल्यार्पण, साफे, इन सब के पैसे लगते हैं कि फोकट में आटा? पैसे लगते हैं। अब फोकट में पहना रहे कि नहीं? अब जैसे माला पहनाई, साफा पहनाया, अब प्रधानाचार्य आएगा कि विद्यालय के अंदर आगामी वर्षों में हमको एक रूम बनाने की आवश्यकता है, अतः हम मुख्य अतिथि से निवेदन करेंगे कि 51,000 रुपए का चेक प्रदान करें। ओ बाका, वो कह गई कि साफान और कि भारी पड़ गई मेरे। होता है कि नहीं होता है? हाँ। जो अब वैसे इनको पता होता है, तो जिसको नहीं देना होता है ना, वो आता ही नहीं है कि मेरे को चाहिए नहीं सम्मान। तो ये जो व्यक्ति आता है ना, उनको अपन बोलते हैं भामाशाह। क्या बोलते हैं? भामाशाह। अब मुझे बताओ कि आप भामाशाह, मैं हूँ भामाशाह, मैंने सम्मान दिया, मैंने बहुत कुछ सम्मान दे दिया विद्यालय के अंदर, और विद्यालय ने मुझे पूछा ही नहीं, अगली बार मैं दूंगा नहीं। तो विद्यालय का कर्तव्य है कि जो विद्यालय के भामाशाह है उनका क्या करे? मान सम्मान। तो अपन ने एक योजना चलाई, भामाशाह सम्मान योजना। क्या चलाई? भामाशाह सम्मान योजना। ये 1995 में शुरू हुई थी। इसके तहत क्या होता है कि गांव के ऐसे भामाशाह जो विद्यालय में कोई दान डोनेट करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए। बात समझ में आ गई? भामाशाह सम्मान योजना। क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? तो भामाशाह सम्मान योजना, ये समितियां होती है SMC और SDMC। जब आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हो ना, तो वहां पर इन समितियों के बारे में पढ़ते हो कि SMC क्या है, SDMC क्या। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। ये क्या करती है? ये विद्यालय के लिए धन जुटाने का काम करती है। किसी न किसी को पकड़ना है। ये भाई साहब विद्यालय से पढ़ के गए हो तुम, आज लेक्चरर लग गए, महीने की तनख्वाह कितनी है? 80,000। तो वही वार्षिकोत्सव बुलाएंगे और बोलेंगे कि भैया नाम क्या है? हाँ बजरंग। भैया बजरंग अपनी पहली तनख्वाह विद्यालय के नाम करते हैं, और भले करे कि नहीं करे, अब जेब में है कि नहीं बात अलग है, घोषणा कर दी। बात समझ? उसको करने के लिए अपन इस समिति का निर्माण करते हैं, SMC और SDMC। ये है भामाशाह। भामाशाह बनाए जाते हैं, अपने मन से कोई नहीं करता। तो जबरदस्ती घोषणा हो गई, अब भाई को देने ही पड़ेंगे, इज्जत का सवाल है ना। माला पहनी है, साफा पहना है, तो देने पड़ेंगे ना। तो यही होता है, ठीक है। तो ये पैसा निकलवाने के लिए SMC और SDMC होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? भामाशाह सम्मान योजना। फैब्रिक वितरण वाली भी समझ में आ गई, ठीक है। अगली योजना और देखते हैं, कोई महत्वपूर्ण आपको जैसे, हाँ देखो सुनो, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। अब स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या है? देखो बच्चों के, जब विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत तरह की समस्याएं हो जाती है शरीर संबंधी, और स्पेशली महिलाओं में, लड़कियों में। क्योंकि जब लड़कियां विद्यालय में पढ़ती है तो एक बहुत सामान्य सा रोग है एनीमिया, वह बालिकाओं में देखा जाता है। इस एनीमिया रोग में क्या होता है? खून की कमी होती है ना। आप लोग जब विज्ञान पढ़ोगे ना, तो आप लोग पढ़ते हो एनीमिया रोग, किसी एक विटामिन की कमी से एनीमिया रोग भी होता है ना, खून की कमी होना। तो रेगुलर विद्यालय के अंदर छात्र और छात्राओं का स्वास्थ्य जांच करवाया जाएगा। तो इसको अपन ने नाम दिया स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अगला भामाशाह सम्मान मैंने आपको बता दिया 1995 में। अगला देखो, विधवा परित्यक्ताओं हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना। एक योजना बताई थी युवा संबल योजना, है ना। वह तो थी बेरोजगारी भत्ता। लड़कों को कितना मिलेगा आप बताओ? बेरोजगारी भत्ता लड़कों को कितना मिलेगा?
कितना मिलेगा लड़कियों को? तो लड़कियों ने क्या बिगाड़ा? चलो, इसको किस विद्यार्थी को पूरा पता है? युवा संबल योजना आपको पता है? खड़े होके बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, सही ढंग से बोलो कि इस योजना के तहत ये है, शुरुआत ये हुई। हाँ थोड़ा बहुत बताओ। बीए पास, बीएससी नहीं, हाँ ग्रेजुएशन की हुई। और पर महीने, प्रतिदिन, हाँ पर डे। और कितने साल तक दी जाएगी? जब तक बूढ़ा, बस 2 साल तक ही? हाँ ठीक है। और बहुत है इतना, ठीक है बैठो। ये कौन सी योजना थी? युवा संबल। अब है मुख्यमंत्री संबल। अब ऐसा मत सोचना कि युवा संबल में युवाओं को संबल दिया तो मुख्यमंत्री संबल में मुख्यमंत्री को, अरे मुख्यमंत्री को संबल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना ना, नाम ऐसा, ये मुख्यमंत्री संबल। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोग बीएड करते हो, बीएड है ना? बीएड कितने साल की होती है? 2 साल की। 2 कंडीशन है, एक तो विधवा और दूसरी परित्यक्ता। विधवा होनी चाहिए और परित्यक्ता। विधवा का मतलब हाँ, जिसके पति की मृत्यु हो गई, और परित्यक्ता मतलब जिसके पति ने उसको छोड़, तो तलाक। 3 कंडीशन है। तलाक और परित्यक्ता में फर्क क्या है? तलाक और परित्यक्ता में फर्क क्या है? हाँ ऐसे तलाक और परित्यक्ता में फर्क क्या है? बताओ। नहीं पता? किसको पता है? विधवा का मतलब तो समझ में आ गया। देखो क्या होता है, एक ट्रिपल तलाक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना? हाँ, लेकिन ये वास्तव में कानून बन गया है। ट्रिपल तलाक जो देगा ना, उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी कई जगह होता है कि ट्रिपल तलाक दे दिया, तो ट्रिपल तलाक तो दे दिया, वो तलाक सरकार की आंखों में तलाक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में तलाक है, तो सरकार ने नाम दे दिया परित्यक्ता। ठीक है? तो एक तो विधवा महिला और परित्यक्ता महिला, अगर वह 2 साल का डिप्लोमा करती है, मतलब बीएड वगैरह करती है, तो उसको 9,000 रुपए की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। कितने की राशि का? 9,000। ठीक है, ये राशि ध्यान रखना कितना है? 9,000 रुपए की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री संबल योजना, वो थी युवा संबल। आप बताओ, शुभ शक्ति योजना में कितना पैसा दिया जाएगा? शुभ शक्ति योजना में कितना पैसा दिया जाएगा? 55,000। बहुत बढ़िया। कितना दिया जाएगा? 55,000। बताओ किसके लिए शुभ शक्ति योजना? वयस्क, वयस्क महिलाओं के लिए, वयस्क बालिकाओं के लिए। किसकी बालिकाएं? ग्रामीण बालिकाएं, ग्रामीण होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए, लेकिन बालिकाएं होनी किसकी चाहिए? श्रमिकों की। ये श्रमिकों की बालिकाओं के लिए संचालित है शुभ शक्ति योजना। ठीक है, और इसमें कितना पैसा है? 9,000 रुपए। ठीक है, चलो अगली बात करता हूं। अब देखो, ज्ञान संकल्प पोर्टल, एक नया पोर्टल और आया। ठीक है, मुझे बताओ, राजस्थान आवासन मंडल के पोर्टल का क्या नाम था? राजस्थान आवासन मंडल के पोर्टल का क्या नाम था? सजग। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? 2023, कल ही, लास्ट साल हुई है। 2010, 1970। सही है, हाँ सही है। 2023 का 24 फरवरी 1970। कब? राजस्थान आवासन मंडल। राजकाज पोर्टल किसके लिए? तुम पढ़ते हो नहीं? यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पढ़ते हो नहीं? वो दूसरा यूपीएससी एस्पिरेंट। हाँ खड़े हो, बताओ राजकाज पोर्टल किसके लिए?
सरकारी आवास, हाँ ठीक है। आप बताओ जनसंपर्क पोर्टल किसके लिए? वो तो नागरिकों के लिए, लेकिन है किसके लिए जनसंपर्क? केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र था, है ना। जन सूचना पोर्टल बताओ, पीछे नहीं पता, आगे। आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल है? जन सूचना पोर्टल। अब कौन सा बता रहा हूं? ज्ञान संकल्प। अब देखो ज्ञान संकल्प में क्या होगा, मेरे पास कोई करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, अब मैं सोचूं खर्च कहाँ करूं, खर्च कहाँ करूं, मैं सोच रहा हूं कि दान दे दूं कहीं पर, तो दान दे दूं, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भी नहीं आए, गुप्त दान हो। तो इस कंडीशन के अंदर एक पोर्टल बनाया ज्ञान संकल्प। उसके अंदर क्या होता है, सीधा विद्यालयों के लिए अपन दान दे सकते हैं। तो एक पोर्टल जिसके माध्यम से भामाशाह विद्यालयों में दान कर सकता है, उस पोर्टल का नाम है ज्ञान संकल्प। और अगर यहां पर मैं जो दान दूंगा ना, उस दान को मैं CSR के तहत काउंट कर सकता हूं। CSR की फुल फॉर्म, CSR, पीछे वाली लाइन में CSR की फुल फॉर्म बताओ भैया, लड़कों में बताओ किसको पता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो कहाँ गया एक, वो आया ही नहीं आज, वो विद्वान, नाम मुझे पता नहीं है, वो आगे बैठता था ना यहाँ पे, आज आया नहीं। एक आप बताओ CSR क्या है? नहीं पता। पड़ोसी UPSC एस्पिरेंट, आप बताइए। नहीं पता। किसको पता है CSR? आप बताओ कितना %? पहले बताओ कौन सी कंपनियां इसके लिए पंजीकृत होगी? कंपनियां, हाँ बताओ। ऐसी कंपनियां जिनकी कुल प्रॉपर्टी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़। 5 करोड़, आगे। उनको अपने विगत 3 वर्षों के लाभ के औसत का 2% देना पड़ता है। सही बोला, एकदम परफेक्ट लाइन है, बोली है जो बोली है, वो CSR के तहत काउंट होगी। ठीक है। अगर आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दान देते हो ना, तो उसको भी CSR के तहत माना जाएगा। देखो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल होगी। ठीक है, चलो एक बार पहले लिखवा देता हूं इतना, उसके बाद आगे और समझाता हूं। पहले लिखना निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, पहले लिखो निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। सब चीजें है ना पढ़ी हुई है, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है ना, तो अपन को याद नहीं आती चीजें। पहली योजना लिखनी है, जो मैंने समझा ये वही लिखनी है, 1 नंबर ही लिखनी है। निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना।
लिख दी। समझ में आ गई क्या लिखा हुआ है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के माध्यम से संचालित सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सभी को मिलेगी, और 9 से 12 में SC ST और लड़कियों को मिलेगी। ठीक है। वैसे आपको पता है कि एक योजना आती है विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, जो विद्यार्थियों के लिए चलती है। उसमें नाम विद्यार्थी होता है, लेकिन फायदा छात्रों को ही मिलता है, लड़कों के लिए एक भी योजना नहीं है। तो भविष्य में इसका जाकर नाम चेंज हो जाएगा, छात्रा कल्याणकारी योजना है। ठीक है। तो इसमें भी लड़कियों को 1 से 12 तक फ्री है, लड़कों को 1 से 8 तक, और वे लड़के जो SC ST के उनको भी 9 से 12 तक किताबें फ्री मिलेगी। ठीक है। अगली लिखो, मुख्यमंत्री संबल योजना। मुख्यमंत्री 3 नंबर वाली योजना लिखनी है आपको। हेडिंग 2 नंबर लगेगा, 3 नंबर नहीं लगेगा। ठीक है, 2 नंबर लगो। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना। फिर अगली लिखना भामाशाह सम्मान योजना शैक्षिक। स्कूल के शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान करने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करना। क्योंकि देखो भामाशाहों का सम्मान होगा तभी कोई सोचेगा कि अब मैं भी ऐसा करता हूँ कि 500 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपए डोनेट करता हूँ। सम्मान नहीं होगा तो कोई नहीं करता डोनेट। फिर अगली लिखना स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम।
यूनिसेफ नाम लिखा हो, इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताओ, यूनिसेफ की बताओ। आप में से यूनेस्को की फुल फॉर्म किसको याद है? हाथ खड़ा करो। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद है? हाँ बताओ। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एस पर होगा स्कूल सर्टिफिकेट साइंटिफिक, साइंटिफिक हाँ और फिर कल्चर वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनिसेफ की फुल फॉर्म? यूनिसेफ। आप बताओ, आप में से किसको पता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, साइड में लिख देना। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, ये बात है ध्यान रखना। यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO सुना है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना बताओ। 7 अप्रैल 1948। इसी वजह से 7 अप्रैल को एक दिवस होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नाम सुना? नहीं सुना? सुना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये देशों के मध्य जो विवाद होता है उसका निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? राज्यों के मध्य, नागरिकों के मध्य कोई विवाद होता है उसका निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के मध्य विवाद का निपटारा करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? कौन बोला? हेग। कौन बोला? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। हैग कहाँ है? नीदरलैंड। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अपन के राजस्थान का एक व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश बना, उसका किसी को नाम बताए तो बताओ। राजस्थान का व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बना हुआ है। आजादी के बाद अभी है, अभी। हाँ, तो आजादी के समय उसका नाम बता लो। अभी ये दलवीर भंडारी। कौन है? हाँ, दलवीर भंडारी जोधपुर के रहने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे भारत की तरफ से न्यायाधीश है। ठीक है, देखो मैं बीच बीच में 2-3 बातें बता रहा हूं ना, उनको ध्यान से लिखना। ये आपके कई बार पेपर में से पूछ लेते हैं। यूनेस्को बता दिया मैंने, यूनिसेफ बता दिया, WHO बता दिया। ब्रिक्स पता है? ब्रिक्स, ब्रिक्स, हाँ ब्रिक्स समिट होता है वो। ब्रिक्स भी एक समूह है। ब्रिक्स बताओ। ये 5 देश है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो पहले 5 देश थे, इन्होंने मिलकर अपना एक समूह बनाया, उसका नाम दिया ब्रिक्स। अब 4 देश और शामिल हो गए इसमें, तो कुल देश हो गए 9। ठीक है,
ध्यान रखना, ये काफ़ी बार ऐसे आ जाते हैं करंट अफेयर की दृष्टि से, इस तरह के सवाल प्री के अंदर पूछ लेता है। हाँ, आईआर के सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये करंट अफेयर की चीज़ें हैं, क्योंकि ये 4 अभी जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 कौन कौन से जुड़े, ठीक है। 5 देश थे पहले। एक ऐसा समिट आता है, आपने नाम सुना होगा ISA, मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल ISA बताया था, सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मुख्यालय कहाँ है? भारत में। कहाँ? दिल्ली में नहीं है, गुड़गांव में। कितने सदस्य है? 101वां कौन सा है? नेपाल। 100वां और म्यांमार नहीं है, पैराग्वे है 100वां। और इसका भी वर्तमान में अध्यक्ष बना है, उसका नाम है आशीष खन्ना। क्या नाम है? हाँ। 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय खन्ना, संजीव खन्ना है। क्या नाम है? संजीव। RBI का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये संजय, संजीव एंड आशीष ऐसा कंफ्यूज करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। चलो आगे बात करते हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल लिखो, ज्ञान संकल्प पोर्टल किसका नाम? अजय बंगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो उसका नाम दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, ये जोधपुर के हैं। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जज है। NRR नीति कब आई थी? बताओ। 7 अक्टूबर 2022। MSME नीति कब आई थी? 17 सितंबर 2022। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब आई थी? 6 अक्टूबर 2023। कितना टारगेट था? सौर ऊर्जा कुल टारगेट बताओ पहले तो। 90,000 मेगावाट। सौर ऊर्जा का कितना था? 65। पवन का 15 और अन्य 10। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 3,01,810। सड़कों का घनत्व कितना है? 88.18। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात? राजस्थान का बाल लिंगानुपात? राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात? 872 या 74। राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात? 892। राजस्थान की साक्षरता 66.1। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61.40 और राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.70। राजस्थान की शहरी साक्षरता, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस नगर में? जयपुर। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कोटा, 4 नंबर पे बीकानेर। सबसे कम शहरी जनसंख्या बांसवाड़ा, फिर सुजानगढ़। परसेंटेज के वाइज सबसे ज्यादा जनसंख्या शहरी कोटा, कोटा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर और परसेंटेज के अनुसार सबसे कम डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बाड़मेर, डूंगरपुर के बाद बाड़मेर। साक्षरता, शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? शहरी साक्षरता उदयपुर, शहरी साक्षरता सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर और सबसे न्यूनतम नागौर, नागौर के बाद जालोर, फिर चूरू और फिर धौलपुर, ठीक है। चलो मुझे बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन से? टोंक, टोंक के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और सबसे कम
सबसे कम जैसलमेर, धौलपुर, अलवर और गंगानगर। ठीक है, याद हो रहे हैं? रिवीजन करो आंखें बंद करके। कभी फ्री बैठे हो ना तो आंखें बंद करके रिवीजन करते रहो, ठीक है? लेकिन समय पर आंखें खोल देना, ऐसा नहीं कि निंद्रा अवस्था में चले जाओ पढ़ते पढ़ते। लिख दिया यहाँ तक ज्ञान संकल्प पोर्टल लिख दिया? अभी तक क्या नहीं? जिसको लगता है मेरी स्पीड कम है वो लिखने पर ध्यान दिया करो। आप सर बीच में बातें करें। बातें मैंने कब कराई? बातें मैंने आज तक कभी कराई? हो गया? सिर्फ ज्ञान संकल्प पोर्टल लिखना है, समग्र शिक्षा अभियान समझाऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200। लिंगानुपात कहते किसे? 1,000 महिलाओं पर, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक, चलो ये बात अधिनियम में लिखवा दिया आपको। एक सेकंड, हाँ ये लिखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। अपन के यहाँ पे सिलाई की रेट क्या चल रही है अभी? कोई कपड़ा सिलाते हैं, पैंट शर्ट, 600 में एक ड्रेस या दो? हाँ, यहाँ पे 2 ड्रेसों के 200 रुपये। यहाँ पर 2 ड्रेसों के 200 रुपये। कुछ तो मिल ही रहा है, ये सोचो ना। मैंने पूछा ही था ना सबसे पहले, तब तुमने ही तो बताया था कि कपड़ा होता है। तुम लोग शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से कहीं और हो। मुझे पता होता है कि कौन सा शब्द जो आप लोगों को समस्या करेगा, मैं पहले उसको क्लियर कर लेता हूँ।
चलो अब 2-3 योजना है उनको समझना वापस। लिख दिया। एक योजना आती है समग्र शिक्षा अभियान। SSA, एस से समग्र, एस से शिक्षा, ए से अभियान। देखो पहले क्या होता था, अपन के यहाँ पर 3 तरह के विद्यालय चलते हैं। एक तो चलता है प्रारंभिक, एक चलता है माध्यमिक और एक चलता है टीचर्स के लिए। ठीक है, जैसे टीचर्स एजुकेशन बीएड वगैरह करते हैं ना, तो वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहले अपन के यहाँ पर चलता था एक अभियान, उसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। क्या नाम था? क्या नाम था? सर्व शिक्षा अभियान। ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, समसा सुना है? समसा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, चलो माध्यमिक के लिए चलता था रमसा। क्या चलता था? रमसा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, और टीचर्स के लिए चलता था टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, 1 से 8 के लिए सर्व शिक्षा अभियान, 9 से 12 के लिए रमसा। रमसा समसा, सा होता ना, मैंने क्या बोला, सा एक इज्जतदार, इज्जत देने के लगता है। कहां पे लगता है? जोधपुर में। पधारो सा, याद है? शुरुआत बताओ, पधारो सा योजना की शुरुआत कब हुई? 2010, 2021। पड़ोसी 2018, नहीं पता। लड़कियों में 2019 और लड़कों में 2011। क्या नाम है? मोती सिंह, एकदम सही, 2011 पधारो सा योजना। ठीक है, चलो तो 3 योजनाएं थी। इन तीनों योजनाओं को अपन ने, क्या हुआ? सीख भाई क्या हुआ? अच्छा, तो सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत इन तीनों अभियानों को मिलाकर हुई। मतलब सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर्स एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम क्या है? समग्र। समग्र मतलब सभी को साथ लेकर, प्रारंभिक शिक्षा भी साथ में, माध्यमिक शिक्षा भी साथ में, टीचर्स एजुकेशन भी साथ में, इन तीनों को अपन का विकास करना है। तब नाम क्या रखा अपन ने? समग्र शिक्षा अभियान। बात समझ में आ गई? अब समग्र शिक्षा अभियान पूरा का पूरा स्कूल डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है और ये आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखी है। इसमें आपको अगर पेपर में पूछे तो एक बात ध्यान रखना कि समग्र शिक्षा अभियान 3 कार्यक्रमों को मिलाकर संचालित किया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के लिए रमसा और टीचर्स एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम क्या दिया? समग्र शिक्षा कार्यक्रम। बात समझ में आ गई? अब ये जो कार्यक्रम है यह स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा परिषद एक संस्था है, स्कूल शिक्षा परिषद। इस स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा यह अभियान संचालित है। नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित। ठीक है, एक योजना और है, मैंने आपको एक योजना बताई, युवा संबल योजना बताई, बेरोजगारी भत्ता। एक बताई मुख्यमंत्री संबल योजना, उसके अंदर जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं, अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा करती है तो 9,000 रुपए रिफंड किए जाएंगे। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री संबल। एक आती है विद्या संबल योजना, विद्या संबल योजना। आप में से ना भले ही कोई साइंस मैथ्स का होगा विद्यार्थी, लेकिन किसी की मैथ्स बहुत खराब होती है, किसी की अंग्रेजी बहुत खराब है, किसी की विज्ञान बहुत खराब है। इन 3 विषयों में समस्या है बच्चों को। जीके कुछ नहीं तो खुद पढ़ लेंगे, है ना, कोई समस्या नहीं है। मेन जो डरावने सब्जेक्ट है, एक तो गणित, एक विज्ञान और इंग्लिश,
है ना, विज्ञान केमिस्ट्री साथ में आ गई, है ना। अब कई बच्चे है ना इंग्लिश के डर की वजह से कांस्टेबल बनते हैं, क्योंकि कांस्टेबल की पूरे एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती नहीं है, तो क्या हम लोग कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, कारण सर इसमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, क्योंकि भय है। भय इस वजह से है कि सब्जेक्ट डरावना नहीं है, आपको डर इस वजह से है क्योंकि जब आप अपने स्कूल के अंदर पढ़ते थे ना, तब इंग्लिश के टीचर होते नहीं थे, पहली बात। अगर होते थे तो वो ऐसे ही होते थे, है ना। विज्ञान के टीचर होते थे तो पढ़ाते नहीं थे, मैथ के टीचर होते थे तो एक सवाल करवाते थे फिर बोले कि कोचिंग आ जाना करवा दूंगा मैं, होते थे ना। तो मेन समस्या 3 सब्जेक्ट के अंदर ही है। कंपटीशन के फील्ड के अंदर जाओगे ना तो आपको, जिसकी आप में से इंग्लिश बैकग्राउंड है किसी का, थोड़ा बहुत भी आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है, कौन सी स्कूलिंग? अच्छा, महाराष्ट्र से की है, तब तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बैकग्राउंड होगा। बाकी जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है ना, तो उसको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। समस्या क्यों आएगी? क्योंकि अपन ने हिंदी में पढ़ा और इंग्लिश में कुछ पढ़ना है तो समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इनकी गेस्ट फैकल्टी विद्यालय में लगाने के लिए हम लोगों ने एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम था विद्या संबल योजना। गेस्ट फैकल्टी कैसे? गेस्ट फैकल्टी जैसे कोई एक विद्यालय है, उसके अंदर गणित के कोई टीचर है नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक वैकेंसी निकाल दी संविदा पर कि जिसने भी गणित के अंदर बीएससी कर रखी हो वो अपना फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद क्या किया कि उन टीचर्स को अपन ने विद्यालय के अंदर डेप्यूट कर लिया। वो टीचर आएंगे और लेक्चर के हिसाब से पैसा लेकर जाएंगे। परमानेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पर टीचर है नहीं, बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, इस वजह से अपन ने इन 3 विषयों के टेम्पररी या गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम क्या है? विद्या संबल योजना। बात समझ में आ गई? 2 योजनाएं क्लियर। एक तो मैंने बताई समग्र शिक्षा अभियान और दूसरा मैंने बताया विद्या संबल योजना। ठीक है, अब समग्र शिक्षा अभियान समझो, ये लिखा हुआ पड़ा यहाँ पर। पहले तो विद्या संबल योजना, बजट 2021-22। 21-22 का मतलब क्या है? 1 जुलाई से 31 अप्रैल। जुलाई, अप्रैल, तो मई जून कहाँ गए? हाँ, रामायण गा गा के गला बैठ गया, लेकिन अब भी 2 महीने गायब कर ली। मैडम आप बताओ, नहीं पता। 31 मार्च 2021 से यही है। सही है, हाँ। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये होता है इसका मतलब। रामायण गा गा के वास्तव में भगवान की दया से गला बैठ गया मेरा। फिर भी तुम लोग जुलाई, और जुलाई बोला तो बोला, कम से कम जून तक तो लेके आता, बीच में 2 महीने गायब कर दी, अप्रैल। ऐसे मत करो। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं। बात समझ में आ गई? कौन सी योजना है? विद्या संबल। मुख्यमंत्री संबल में विधवा और परित्यक्ताओं को 9,000 रुपए का रिफंड, और एक कौन सी? युवा संबल, बेरोजगारी भत्ता लड़कों को, लड़कियों को, दिव्यांगों को, ट्रांसजेंडर को 4500। ठीक है, अब ये एक और है समग्र शिक्षा अभियान। भारत सरकार का फ्लैगशिप का मतलब सुनो क्या होता है। ये फ्लैगशिप आपको कई जगह देखने को मिलेगा। फ्लैगशिप, फ्लैग का मतलब क्या होता है? झंडा। एक है ना, जब ओलंपिक वगैरह होता है ना, तो कोई व्यक्ति होता है आगे झंडा लेकर चलता है भारत का, उसको अपन बोलते हैं फ्लैग बैरियर, या अपन इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वजवाहक। जैसे पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह हुआ, तब ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु और एक नाम था शरद कमल। क्या नाम था? शरद कमल। जब समापन हुई तो समापन में ध्वजवाहक बनी मनु भाकर, है ना, और दूसरा बना PR श्रीजेश। नाम सुना है? हॉकी का खिलाड़ी है। तो फ्लैगशिप मतलब ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, सबसे आगे रखते हैं अपन योजनाओं के क्रम में, तब नाम क्या देते हैं अपन इसको? फ्लैगशिप।
ठीक है। राजस्थान में राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित है। केंद्र का कितना हिस्सा है? 60 और राज्य का 40। नरेगा में बताओ केंद्र और राज्य का हिस्सा 90-10। ठीक है, नरेगा में कितना है? 90-10। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत की गई 4 अगस्त 2021 से। ठीक है, यहां पर वो लाइन लिखी हुई नहीं है, मैं आपको लिखवा दूंगा, हेडिंग डालो समग्र शिक्षा अभियान। पहले ये 4 लाइनें लिखो, फिर वो मर्ज वाली बात है वो मैं आपको लिखवाता हूं। ये आज जो अपन ने सारी योजनाएं पढ़ी है ना, वो सब शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा याद करना। अनुच्छेद 21 से और 51 में। भारत के संविधान में अभी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। बड़ी नहीं, बड़ी है। पहले मूल संविधान में कितने थे? तो अभी 395। हाँ, क्लोज बढ़ा है। तो अनुच्छेदों की संख्या पहले भी 395 थी, आज भी 395 ही है। अनुसूचियां कितनी है अभी? पहले कितनी थी? 8। भाग कितने? 22। पहले 200, पहले 22 ही थे। भाग 22 थे, आज भी 22 है। अनुच्छेद 395 थे, आज भी है। अनुसूचियां 8 थी, आज की तारीख में 12 है। बताओ लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण है क्या? लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण है, हाँ या ना? नहीं है। अभी है क्या? अभी नहीं है। तो अभी किसको आरक्षण है? SC ST को। SC की कितनी सीटें? SC की कितनी सीटें? राजस्थान से नहीं, भारत से बात कर रहा हूं मैं। 84। ST की 47। ठीक है, लिखो इसमें समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान 3 कार्यक्रमों को मिलाकर शुरू किया गया। समग्र शिक्षा अभियान 3 कार्यक्रमों को मिलाकर शुरू किया गया। समग्र शिक्षा अभियान 3 कार्यक्रमों को मिलाकर शुरू किया गया। पहला कार्यक्रम लिखो सर्व शिक्षा अभियान। पहला कार्यक्रम लिखो सर्व शिक्षा अभियान। और इसके आगे एक लाइन लिख लो, प्रारंभिक शिक्षा के लिए संचालित था। प्रारंभिक शिक्षा हेतु संचालित। पहला लिखो सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा हेतु संचालित। प्रारंभिक मतलब 1 से 8, 1 से 8 तक के लिए। दूसरा लिखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान
और शॉर्ट में लिख दो रमसा। रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसमें लिख लो यह माध्यमिक शिक्षा हेतु संचालित था। यह माध्यमिक शिक्षा हेतु संचालित था। यह माध्यमिक शिक्षा हेतु संचालित था। कौन सा? रमसा। और तीसरा लिखो टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन। समग्र शिक्षा अभियान है ना, इसके ब्रैकेट में लिख लो समसा। ऐसा मतलब समग्र, एस मतलब शिक्षा, ए का मतलब अभियान। ठीक है, तो रमसा, समसा, एसएस ए, टी, चारों में कोई कंफ्यूजन है क्या? सर्व शिक्षा अभियान था एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए। एक था रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, एक था टीचर्स एजुकेशन। इन तीनों को मिलाया और शुरू किया समग्र शिक्षा अभियान, मतलब समसा। क्लियर है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत समसा पे? और बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये समग्र शिक्षा अभियान, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाल वाटिका सुनो क्या लिखा हुआ है। बाल वाटिका आंगनवाड़ी वही होती है 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों। अब इसमें ना मैंने आपको 3 से बताया था ना, यहाँ पर क्या दे रखा है 4 से। अब आपके आर्थिक समीक्षा में 4 से ही दे रखा है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी होता कब से? 3 से। आंगनवाड़ी शुरू होती है 3 से लेकर 6 तक। 6 से फिर 8 जाओगे तो पहली और दूसरी। समझ में आ गई? 5+3+3+4। तो 4 से 6 वर्ष तक के बालिकाओं के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है कक्षा पहली से। पूर्व प्राथमिक मतलब पहली से पहले, नर्सरी, केजी, यूकेजी वगैरह। ये पूर्व प्राथमिक हेतु 1 वर्षीय अध्ययन प्रथम चरण में जहां आंगनवाड़ियों का समन्वय नहीं है उन्हें चयनित किया गया। जहां पर आंगनवाड़ी नहीं है वहां पर किसकी शुरुआत की है? बाल वाटिका। ठीक है, प्रथम चरण में 1090 ऐसे स्कूलों का चयन किया गया जहां आंगनवाड़ी नहीं है। किसके अनुसार है? एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है ये। ठीक है, तो ये 3 बातें और लिख लो। बाल वाटिका, जहां पर आंगनवाड़ी है वहां पर तो आंगनवाड़ी में भेजोगे, जहां पर आंगनवाड़ी नहीं है वहां पर किसकी शुरुआत की है? बाल वाटिका की। एनईपी अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग आराम से इस बात को समझ सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन। पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया? मोहम्मद यूनुस खां समिति। सरकार इस बार 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेकर आएगी संसद में। एक सौ 129 संविधान संशोधन होगा। एक 106वां संविधान संशोधन हुआ था महिलाओं के लिए 2023 में, जिसके अंदर बोला था कि महिलाओं को अगली जनगणना के बाद अपन 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे, और ये आरक्षित स्थान 15 वर्षों तक लागू होगा। था ना, ये 106वां संविधान संशोधन था। सिर्फ यहां तक ही लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ठीक है, चलो मैं आज यहीं तक करवाऊंगा, कल शिक्षा की अन्य पॉलिसियां देखेंगे और आगे बात करेंगे। इनको पढ़ के आना। शिक्षा की थोड़ी बहुत नीतियां मैंने करवाई है, योजनाएं मैंने करवाई है, इनको बार बार पढ़ना, रिवीजन करना, तो जाके क्लियर होगी। और एनईपी को सही ढंग से समझ के आना वापस कल। उम्र कौन सी कक्षा में होगा, ये मेंस के अंदर सवाल आ रखा है 5+3+3+4।